हेलो दोस्तों, नमस्कार। वाचस्पति उवाच चैनल में आपका हर सरहस स्वागत है और आपकी कुशलता इच्छुक हूँ। अब हम आज अष्टक वर्ग से हटके ज्योतिष में कुछ बड़े हमारे विरासत थी, इसको भूल गए हैं। तो ये जो बिछड़े हुए है और कोई ज्यादातर यूज नहीं करता है, वो सब टॉपिक पर हम आज बात करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो मांदी या गुलिक, दोनों एक ही शब्द यूज कर होते हैं। वो हर बार पत्रिका में, सॉफ्टवेयर वाली पत्रिका होती है, इसमें मेंशन किया हुआ होता है भाग्य सहम, मांदी, ये सब। तो इसकी चर्चा करें। और ज्यादातर हम पत्रिका देखते हैं तो मांदी या गुलिक को अवज्ञा करते हैं, अवॉइड करते हैं, लेकिन इसका बहुत बड़ा महत्व है। दक्षिण भारत में तो मांदी काल का जो हर रोज का राहु काल माना जाता है, उसका बहुत सा उपयोग होता है। वैसे जन्म कुंडली हो, प्रश्न कुंडली हो, मुहूर्त शास्त्र हो, इसमें सब हमारे पुराणों में मांदी के बारे में लिखा है। और पत्रिका में जो ग्रहों के अलावा ये सब उपग्रह माने जाते हैं। और ये मांदी के बारे में बहुत ही हमारे पुराने ग्रंथों में लिखा है। इसकी आज चर्चा करेंगे। जब पत्रिका, मैं तो खुद मांदी का बहुत यूज करता हूँ, और किसी पत्रिका का नतीजा निकालना है, अच्छी है या बुरी, फर्स्ट साइड से देखा जाए तो मांदी को पहले देखता हूँ। मांदी अगर 3, 6 और 11 में है तो ये सफलता सूचक जीवन देता है। कितने भी अच्छे ग्रह हो, लेकिन मांदी से पूरी पत्रिका पर बहुत ही बुरा असर होता है, ऐसा अशुभ उपग्रह माना गया है। वैसे मांदी या गुलिक काल जो हर रोज आता है और दिन में एक बार आता है, वो कैसे निकाला जाता है वो हम देखेंगे। क्योंकि ये सब ज्ञान है, ये कैलकुलेशन से कैसे होता है वो कहीं पे बात नहीं होती है। तो ये रेयर जो माने गए हैं हमारी विरासत में, इसको उजागर आज करेंगे। तो पहले तो मांदी कैसे निकाला जाता है, मांदी क्या है। मांदी शनि का पुत्र माना गया है और इसका रंग रूप देखे तो वो पंच मस्तक वाला है। भयानक इसका चेहरा है, इसका रंग काला है और आंख और बड़े दांत, आंख लाल और दांत बड़े है, ऐसा भयानक चेहरा। शास्त्रों में इसका रूप रंग का वर्णन किया है। और वो शनि का पुत्र तो माना गया है, लेकिन दिन में वो एक बार आता है। और सूर्योदय और सूर्यास्त किसी का भी हो तो वहीं से दिनमान निकाला जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों को 12 घंटे का अंतर होता है। और इसको डिवाइडेड बाय 8 भाग करने से हर रोज सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, वो दिन में अलग अलग टाइम पर, रात्रि में भी रहता है और दिन में भी रहता है। तो इसका हम पहले कैलकुलेशन कैसे, आजकल तो सॉफ्टवेयर में होता है, लेकिन एक्चुअली किसी को बहुत इंटरेस्ट है तो मांदी के बारे में डीप जानने के लिए हम आज इसको देखेंगे। तो सूर्योदय, दिन में जन्म हो तो सूर्योदय और सूर्यास्त समय पहले नोट करना पड़ता है। और जो रात्रि का टाइम है वो 12 घंटे आएंगे और प्लस माइनस होगा, डिवाइडेड बाय 8, 8वां भाग सब ग्रहों का होता है। 7 ग्रह और मांदी का भोग्य काल होता है, वो दिन में निकाला जाता है और वो हम एग्जाम्पल से देखेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने ये टेबल लिया है। ये टेबल में आपको मांदी हर रोज कौन से समय पर वो उदय होता है ये देखेंगे। जैसे कि ये पुराने शास्त्रों में घटी पल, कलाक मिनट का माना नहीं गया है, घटी पल में है। तो ये घटी का मैं स्पष्ट कर दूं कि एक घटी बराबर इक्वल टू 24 मिनट्स होती है।
और जैसे कि सोचे तो सोमवार के दिन वो सूर्योदय के बाद 22 घटी का समय अंतराल निकल जाने के बाद वो 22 घटी में वो मांदी का उदय होता है या तो गुलिक का उदय होता है। तो मैंने ये 22 घटी है, मंगलवार को 18, बुधवार को 40, गुरुवार को 10, शुक्रवार को 6 घटी के बाद, शनिवार को 2 घटी के बाद और रविवार को 26 घटी के बाद ये इसका मांदी का उदय होता है। तो ये मांदी का घटी में है, इसको मैंने कन्वर्ट हमारे कलाक और मिनट में कर दिया है। तो ये घटी का गणित, एक घटी बराबर 25 मिनट होती है। तो ये 22 घटी इंटू 24, तो इसका जवाब 8 घंटे और 48 मिनट्स आएगा। सोमवार के दिन इस समय पर सूर्योदय प्लस 8 आवर्स एंड 48 करेंगे तो आपको मांदी का उदय समय मिल जाएगा और वो पत्रिका में भी रखा जाता है। तो सूर्योदय दिन में जन्म हो तो सूर्योदय के बाद ये इतने सब वारों में ये इतने टाइम पर उदित होता है। और सूर्यास्त के बाद रात्रि में जन्म है तो 6 घटी 2 घंटे और 2 घटी ओनली, मंगलवार को 00:48 मिनट, 26 बुधवार को, 22 गुरुवार को, 18 शुक्रवार को, 14 घटी शनिवार को और 10 घटी रविवार के दिन रात्रि में इसका सूर्यास्त प्लस ये टाइम ऐड करने से हमको ये मिल जाता है। तो ये घटी का आवर्स में मैंने कन्वर्ट करके रखा है। एक घटी बराबर 24 मिनट्स होती है। और दिनमान कैसे निकाला जाता है, सूर्योदय और सूर्यास्त वो बर्थ ऑफ डेट में निश्चित करिए और पहले नोट करिए। और वो जो अंतर आएगा उस अंतर को 8 से डिवाइड करेंगे तो वो जो भाग आया वो मांदी का भोग्य काल होता है। अलग अलग समय पर हर एक वार को, रात्रि को और दिन में ये इसका उदय है। ये बहुत रेयर है। मैंने कैलकुलेशन करके आपके लिए ये मांदी के बारे में जो लोग डीप में जानना चाहते हैं इसके बारे में ये बहुत ही अच्छा कैलकुलेट किया हुआ टेबल है। वैसे जैसे कि हमारे शास्त्रों में 7 ग्रह के अलावा हर्षल, नेपच्यून, प्लूटो इसका कैलकुलेशन नहीं माना जाता है क्योंकि वो नरी आंख से देखे नहीं जाते हैं। तो ऋषि मुनियों ने इसको ग्रह नहीं माने हैं। उस तरह मांदी भी राहु केतु जैसा ग्रह है, उपग्रह कहेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। मांदी गुलिक एक उपग्रह है और वो उपग्रह के हिसाब से गाणितिक कैलकुलेशन से, नरी आंख से तो नहीं दिखता है लेकिन गाणितिक कैलकुलेशन से हम जैसे राहु और केतु का टाइम निकालते हैं अंशों का, इस तरह इसका मांदी का भी निकाला जाता है। ये सब इतने टाइम पर हर रोज वार को दिन में एक बार और रात्रि में 8 जो भाग होता है वो अलग अलग भागों में उसका भोग्य काल होता है। तो इस तरह ये मांदी हर्षल, प्लूटो, नेपच्यून के अलावा राहु, केतु और मांदी का गणित किया जाता है। मांदी का वर्णन बहुत ही शास्त्रों में बुरा लिखा है। वैसे मृत्यु समय निकालने में भी मांदी का उपयोग होता है। जन्म पत्रिका कितनी भी अच्छी हो लेकिन मांदी 3, 6 और 11 भाव में हो तो ही सही रहेगा, नहीं तो मांदी जिस भाव में बैठता है वो इस भाव का कुछ न कुछ तो बुरा या अशुभ करता है। जैसे कि किसी को 3रे भाव में मांदी है तो भाई बहनों का सुख नहीं मिलेगा, किसी को 9वें भाव में मांदी है तो पिता का सुख नहीं मिलेगा, धर्म रुचि नहीं होगी, ऐसा कह सकते हैं। इतना शनि से भी ज्यादा अशुभ ग्रह मांदी को माना गया है और मांदी मृत्यु काल में भी गिना जाता है। प्रश्न कुंडली में भी, मुहूर्त शास्त्र में, जन्म कुंडली में भी इसे देखा जाता है। वैसे मांदी से पत्रिका में पितृदोष हो या मृत्यु, सर्पदोष हो, पॉइजन पर असर करना, भूत प्रेत ये इत्यादि सब अशुभ होने का कारण ये भयानक उपग्रह माना गया है और 11th हाउस में सबसे अच्छा रिजल्ट देता है। पहले हम
देख लेंगे कि कैसे निकाला जाता है। तो ऐसे भी आप कैलकुलेशन करके हर रोज का जो बर्थ ऑफ डेट है और जो वार है और सूर्योदय सूर्यास्त में ऐड करके इसका टाइम निकाला जाता है। और जैसे ये मांदी या हुलिक जो है वो पत्रिका, जैसे हम लग्न निकालते हैं और पत्रिका रखते हैं, उसी तरह मांदी का भी कैलकुलेशन जैसे जन्म कुंडली निकालते हैं, ऐसा ही हम आज कैलकुलेशन करके आपको अच्छी तरह ज्ञान मिले इसलिए चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको हम एग्जाम्पल एक लेंगे 27/9/63। ये रात के 22 बजे और मैसाना का ये पत्रिका वृषभ लग्न की है। और सच में ये पत्रिका में कहाँ पे मांदी है, कौन से भाव में, वो सॉफ्टवेयर में तो दिखाई देता है, लेकिन जिसको इंटरेस्ट है वो इसका कैलकुलेशन हम आज करेंगे। तो पहले तो सूर्योदय और सूर्यास्त वो निकालना पड़ता है, वो दिन का, ये इस दिन का। तो इसका मैंने निकाला तो 6, 31, 31 और 31 सेकंड। और वो शाम का सूर्यास्त है वो 1831 है। इस प्रकार इस दोनों का कैलकुलेशन सूर्योदय से सूर्यास्त तक का 12 घंटा प्लस माइनस आएंगे, इसको दिनमान कहते हैं। और दिनमान डिवाइडेड बाय 8, तो एक भाग जो होता है वो हरेक 7 ग्रहों का भोग्य काल होता है, अलग अलग होता है, जो मैंने आपको टेबल में बताया, सोमवार मंगलवार, इस तरह वो एक भाग होता है हर रोज में अलग अलग टाइम में, वो मांदी का होता है। तो पहले मांदी का मैंने कैलकुलेशन बताया आपको, सूर्योदय और सूर्यास्त। तो इसके बाद हम निकालेंगे जैसे जन्म पत्रिका में लग्न निकालते हैं उस तरह मांदी भी निकाली जा सकती है। तो इसका गणित यह है कि उदय समय, वहीं पे पत्रिका में जन्म समय है, यहाँ उदय समय निकालना है। तो सबसे पहले तो ये उदय समय मैंने पहले आगे सिखाया, उस तरह निकालना पड़ेगा। यहाँ उदाहरण में वो दिन शुक्रवार है और रात्रि का बर्थ टाइम है 22 बजे, रात के 10 बजे। तो इसकी कैसे निकालेंगे? तो ये शुक्रवार को वो 7 घंटे और 12 मिनट, वो लास्ट कोष्टक में मैंने मेंशन किया था, 7 घंटे और 12 मिनट रात्रि में सूर्यास्त के समय में एडिंग करना चाहिए पहले। और ये 7 आवर्स और 20 करना। तो 18 आवर्स 38 मिनट और ये ऐसा है 7 आवर्स एंड 12 मिनट प्लस करने का। तो यहाँ 25 घंटे आएंगे समथिंग। तो यहाँ 0, 0, 3, 4 और ये 8 और 7, 25 तो होते नहीं है, इसलिए माइनस 24 आवर्स 43 मिनट एंड 00 सेकंड ये उदय समय आया शुक्रवार को रात्रि। अब ये 24 बात करेंगे तो कितना होगा? 0, 1, 43 और 00 सेकंड ये समय आया। अब जैसे जन्म कुंडली निकालते हैं ऐसी तरह 27/9/63 का संपत्ति काल और संस्कार करना पड़ेगा, जैसे लग्न निकालते हैं उस तरह। तो ये 1430 हुआ बराबर। इसमें 27 का जो देखा जाए संपत्ति काल तो 17 मिनट और 25 सेकंड है। और जो 63 का
तो 2 मिनट्स और 51 है, तो इसका टोटल कितना आया? संपत्ति काल 27/9। तो ये यहाँ तो 00 आवर्स है, ये 6, 1, यहाँ 8, 18, 2, 20 और 0, 20 मिनट और 16 सांपत्तिक काल है। जैसे जन्म काल में हम सांपत्तिक काल लग्न बनाने के लिए ऐड करते हैं, इस तरह यहाँ 20 मिनट और 16 को ऐड करना पड़ेगा। 1 घंटे 43 मिनट वो इसका हुआ, बाद में 20 और 16 ऐड किया, और समय संस्कार 1 घंटा है तो 10 सेकंड का होगा, तो 10 सेकंड ज्यादा ऐड कर देंगे। तो उदय समय प्लस सांपत्तिक काल प्लस संस्कार, तो ये हमारा इष्ट सांपत्तिक काल आएगा। ये 26 सेकंड, 3, 4 to 6 मीन्स 0 और यहाँ 1, तो 2 घंटे 3 मिनट और 26 जो इष्ट सांपत्तिक काल आया, वो हमारे जो पंचांग में लग्न सारणी होती है, जैसे जन्म पत्रिका में लग्न देखने के लिए करते हैं, उस प्रकार यहाँ देखना पड़ेगा कितने डिग्री की महसाना है यहाँ प्लेस, तो 23 डिग्री का अक्षांश रेखांश है, वो लग्न सारणी देखनी पड़ेगी। और इसमें 2 घंटे 4 मिनट और 17 सेकंड कौन से लग्न में आता है वो देखा, तो कर्क लग्न उदित होता है, वो 1 घंटा और समथिंग 10 मिनट 2 समाप्त कब होता है? 3:23। तो हमारा ये अंक है वो इन बिटवीन आएगा, मीन्स की कर्क लग्न वो समय उदित था, लग्न निकाला, हमें कर्क राशि आती है। तो कर्क राशि जो इस पत्रिका में वृषभ लग्न है, वृषभ लग्न, तो कर्क यहां मांदी मेंशन होगी पत्रिका में। और इसका फलादेश कैसे करेंगे? 3rd हाउस में हो या किसी को भी कितने अलग अलग समय में मांदी कब और कौन से भाव में है वो निकालने का कैलकुलेशन मैंने आपको बताया। पहले उदित काल जो मांदी का होता है, गुलिक का होता है, वो सूर्योदय या सूर्यास्त में, वो सोमवार हो मंगलवार हो, इसका ऐड करना। उदय समय निकालने के बाद जैसे जन्म पत्रिका में संपत्तिक काल ऐड करते हैं और संस्कार करते हैं, बाद में लग्न साधन टेबल में इसको देखना पड़ता है कौन से लग्न में ये आता है। और यहाँ निर्यन लग्न कर्क आया, सायन का टेबल हो तो इसमें से अयनांशा माइनस करके भी निर्यन निकाला जाता है। इस तरह हमने इस पत्रिका में जो शुक्रवार के दिन रात के 22 बजे, इसलिए सूर्यास्त का एडिंग लिया, और 27/9/63 में वो जन्म समय पर कर्क राशि 3rd हाउस में मांदी था, ये हमने एक कैलकुलेशन से निकाला। आप भी अपनी पत्रिका में सॉफ्टवेयर में तो लिखा है, लेकिन मैं मैन्युअल कैलकुलेशन कैसे होता है वो मैंने आपको बताया। अब हम मांदी के बारे में प्रिडिक्शन क्या होता है, बृहद पाराशर होराशास्त्र में, उत्तर कालामृत में, सर्वार्थ चिंतामणि नाम के ग्रंथ में, संग्राम विजय नाम के ग्रंथ में, फल दीपिका में भी इसके बारे में, मांदी के बारे में कौन से अलग भावों में क्या क्या फल मिलता है वो हम बाद में यहाँ पे देखेंगे। अब हम मांदी से जो भाव में होता है वो 12 भावों में इसका फलादेश करेंगे। वैसे तो मांदी एक क्रूर उपग्रह माना गया है और कई जगह पर ज्योतिष लोग मांदी या गुलिक भी इसे कहते हैं। तो ये गुलिक काल या तो गुलिक 12 भावों में जो भाव में हो इसका फलादेश हम निकालेंगे। इसके पहले हम ये देखें कि भावों में भी जो ग्रह के साथ यदि हो
तो सूर्य से लेकर राहु केतु तक क्या फल देता है। सूर्य प्लस मांदी या गुलिक हो तो पिता को कष्ट होता है। मांदी या गुलिक चंद्र के साथ है तो माता को कष्टदायक होता है। मंगल के साथ मांदी अगर आपकी पत्रिका में है तो भाइयों से रहित या तो भाइयों के साथ मनमुटाव और भाइयों का सुख कम करने वाला होता है। बुध से देखा जाए तो वो बुध से बुद्धि युक्त काम जो होते हैं इसमें मानसिक विकार पैदा करता है। गुरु के साथ हो तो पाखंडी आदमी होता है और शुक्र युक्त मांदी हो तो मानसिक विकार भी होता है और शनि युक्त हो तो कोढ़ त्वचा आदि रोग युक्त आदमी होता है, अल्पायु होता है। राहु के साथ अत्यंत बुरा माना गया है, विष युक्त होता है। ये आदमी या तो विष युक्त रोगों का भोग बनता है, विषपान करना आदि भी कई बार होता है। और केतु के साथ वो अग्नि से भय कराता है। कभी कभी केतु के साथ मंदी हो तो 11th हाउस में हो तो अचानक बहुत बड़ी ऊंचाई पर आदमी को ले जाता है और कभी सोचा नहीं होता है पहले से, ऐसे बनाव जिंदगी में हो जाते हैं और वो बनाव जो इवेंट्स होते हैं वो अत्यंत शुभ भी हो सकते हैं और एकदम अशुभ भी हो सकते हैं। तो ये सब मांदी के बारे में शास्त्रों में फल दीपिका, बृहत पाराशर आदि ग्रंथों में लिखा है। सारावली में भी इसका उल्लेख है। त्याजत विष घड़ी जो नक्षत्र की होती है या तो गंडांत समय में इसमें जो मांदी आ जाए तो राजा के घर भी जन्म हो जाता तो भी भिखारी हो जाता है, ऐसा फल दीपिका में लिखा है। तो अब ये प्रथम भाव में जो मांदी हो तो इसका फलादेश कैसे होता है। तो गुलिक प्रथम भाव में हो तो चोर, क्रूर स्वभाव वाला और विनय रहित आदमी होता है और ये वेद शास्त्र और ये सबसे दूर रहता है या तो रहित होता है और मध्यम काठी होती है, नेत्र विकार, साधारण बुद्धि होती है और बहुत अतिशय भोजन लेता है, सुखहीन होता है, लोभ और मध्यम आयु होती है, जड़ बुद्धि होता है, कभी कभी क्रोधी भी होता है। सेकंड हाउस जो धन स्थान है तो फैमिली के प्रॉब्लम देता है। यहाँ पे दूसरे हाउस में जो मांदी हो तो बनावटी और प्रसन्नता पूर्वक लोगों का चीटिंग करने वाली भाषा होती है कभी कभी, तो कभी प्रसन्नदायक झूठी बड़ाई मारने वाला और न बोलने वाला भी कभी कलह प्रिय भी होता है, परदेशवासी भी होता है और कुटुंब सुख में विवादास्पद देता है। थर्ड हाउस में अच्छा माना गया है लेकिन विरह वेदना देता है, विरह भोगने वाला, ऐसा शास्त्रों में कहा है। गर्व से मद होता है, मद से युक्त होता है, बहुत क्रोधी और धन कमाने में हड़बड़ी और शोक भय रहित होता है और भाई का सुख इसको कम मिलता है। चतुर्थ भाव में मांदी अगर आए तो मित्रों, धन, धान्य, माता का सुख, वाहन सुख रहित होता है और कभी कभी हार्ट पेशेंट भी हो सकता है। पंचम भाव में अगर मांदी या गुलिक हो तो चंचल बुद्धि वाला आदमी होता है, अल्पायु होता है और खराब कामों में उसकी बुद्धि तेज चलती है और इसमें रत रहता है। षष्ठ स्थान में जो मांदी होती है वो बड़े अच्छी राजयोग युक्त मानी जाएगी और षष्ठ में हो तो शत्रुहंता होता है और भूत प्रेत की बातों में आनंद लेने वाला होता है। श्रेष्ठ पुत्र वाला भी कहा गया है और खुद स्वयं शूरवीर होता है। ये मांदी अगर जो सप्तम भाव में आई है, सप्तम भाव में, तो कलह प्रेमी होता है, बहुपत्नित्व वाला होता है, संसार भर से द्वेष करने वाला होता है और कृतज्ञ और कम विद्वान और क्रोधी होता है। अष्टम स्थान में अगर मांदी या गुलिक हो तो
मुंह के विकार, नेत्र विकार, ये सब होता है। आयु, लॉन्जिविटी के बारे में भी अच्छा इसको नहीं माना गया है, छोटे नाटा कद वाला होता है। और अष्टम स्थान में बुरा प्रभाव रहता है मांदी या गुलिक का। नवम भाव में गुरु रहित होता है, धर्म भावना नहीं होती है, इसमें जड़ता होती है और गुरुजनों का आदर करने वाला नहीं होता है। कभी कभी कलह भी गुरुजनों के या माता पिता के साथ भी होता है और पुत्र रहित होता है। ऐसा फल दीपिका में कहा गया है मांदी और गुलिक के बारे में। दसम भाव में ये मांदी दसम भाव में हो तो अच्छे परिणामों वाला या मन से बोलने वाला या तो दान न देने वाला होता है। अच्छे परिणाम वालों जो कोई भी कार्य है वो नहीं करता है मांदी हो तो। मैंने अष्टक वर्ग में 50 से भी ज्यादा दसम भाव में बिंदु थे, तो इसके व्यवसाय के बारे में बहुत मुझे अच्छा लगा, लेकिन इसकी जांच करने से क्या इसमें कोई ऐसा था ही नहीं। तो मैंने बहुत डीप में देखा तो मांदी दसम स्थान में होती है। तो ये 50-50 बिंदु दसम स्थान में अष्टक वर्ग में है तो भी इसको फेल कर देता है और कभी कभी अपना जो बिजनेस, व्यवसाय, प्रोफेशन इसमें बाधा कारक होता है। 11th हाउस में मांदी या तो गुलिक हो तो सुखदायक माना गया है, सब सुख देने वाला होता है। पुत्र भी इसके तेजस्वी होते हैं और वो खुद क्रांतिवान होता है। तो सब प्रकार के सुखों 11th हाउस में मांदी देता है और साथ में केतु हो तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। और द्वादश भाव में लास्ट में देखे तो गुलिक है तो एक्सपेंडिचर बहुत होता है और जो विषय वासना से रहित होता है, कभी कभी सुख रहित भी होता है। दीनता अधिक होती है और खर्चीला स्वभाव होता है। अपने व्यवसाय में भी बहुत अच्छा नहीं होता है और कभी कभी घाटा करने वाले लोगों में 12वें स्थान पर मांदी है। शनि के साथ हो तो बहुत ही अशुभ मानी जाएगी। तो ये मांदी या गुलिक पत्रिका में फल कथन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर ये सबसे मेरे अनुभव में आया है कि मांदी के बारे में कहा गया है और वो फल दीपिका में श्लोक है 25वां अध्याय में 30 नंबर का श्लोक है कि गुलिक भवन नाथे केंद्र गे त्रिकोण गे वा बलिनो निज गृहस्थे स्वच्छ मित्र राशि। अगर जो मांदी है उसका स्वामी भावेश अगर केंद्र या त्रिकोण में हो या तो उच्च का हो तो वो राजयोग राजा बनाने वाला होता है। ऐसा मांदी का महत्व इम्पोर्टेंट भी है। किसी को 3rd हाउस में मांदी है लेकिन इसका स्वामी अगर केंद्र और त्रिकोण में है 1 4 7 10 या 5 9 में हो जो भावेश, तो ये राजा युक्त जीवन होता है, कहीं भी दूषित नहीं होना चाहिए। और सूर्य चंद्र मंगल के साथ राहु केतु विष योग हो, ये सब में साथ मांदी भी आ जाती है तो बड़ी अशुभ करने वाली मानी गई है। अस्तु दोस्तों, नमस्कार।